Hello, Picture Party. How are you all? Hope you're doing great. Today we are going to do your chapter from class 9th, Winds of Change. और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। जैसे ये देखो, जब से हमारी लाइक ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस है इस अर्थ के ऊपर, तब से लेके आज तक सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, बदलाव में हुई हैं, लाइक बदलाव होता हुआ चला है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम भी क्या है, विंड्स ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव की हवाएं। तो भाई कौन से बदलाव है ये? अब देखो, आप जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, पर क्या आज भी हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं? यस, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी बाकी मेजॉरिटी ऑफ द लोग किस पे खाना बनाते हैं? गैस पे खाना बनाते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। इवन जो लोग रात को लाइट जलाने के लिए दिए का यूज़ करते थे। ठीक है, और जैसे तेल डालकर दिया जला लिया। लेकिन अब क्या है, हमारे घरों में इतनी फैंसी, इतनी सुंदर सुंदर लाइट्स होती हैं। पहले के ज़माने में लोग पैदल चलकर जाया करते थे। अब हम लोग बाइक, स्कूटर, कार, साइकिल, इन सब से हम ट्रैवल करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों के पास अगर गर्मी लग रही है उन्हें, तो पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, है ना, हवा करेंगे। लेकिन अब क्या है, हमारे घरों में पंखे हैं, हमारे घर में कूलर है, एसी है। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं हमें? बदलाव को दिखा रही हैं। इस चैप्टर में ऐसी ही एक चीज के बारे में, एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि पहले के जमाने में ना सिर्फ इसलिए यूज हुआ करता था कि लोग उसे बेचकर अपना जीवन जीते थे, लाइक अपने अपने खाने पीने का उनका एक सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, ये वाली चीज। लेकिन जैसे कि रोटी कमाने का एक तरह से साधन। तो वो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ रोटी कमाने का साधन ही था, लेकिन कल्चरल आइडेंटिटी भी थी। वो कल्चरल आइडेंटिटी कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है ना, वो किसी किसी एक कम्युनिटी या किसी एक स्टेट की आइडेंटिटी बन जाता है। वैसे तो सामने आपको इमेज दिख ही चुकी है, फैन। तो यस, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है फैन, यानी कि पंखा। इलेक्ट्रिसिटी वाला फैन नहीं जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है, बल्कि ये हाथ वाला फैन। किस तरीके से जब चेंजेस हुए हैं तो ये हमारे फैंस का जो यूज़ है वो भी कम हो चुका है। लेकिन एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पर ये फैंस जो है हर जगह यूज़ हुआ करता था, घरों में और हर अलग अलग जगहों पर, जो हम आपके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो फिर चैप्टर को शुरू करते हैं हम जल्दी से। What happens when a simple object carries centuries of culture, identity, and livelihood within it? Winds of Change explores the cultural and socio-economic significance of traditional Indian craft through the example of pankhas यानी कि hand fans. Rooted in rural and artisanal communities, these crafts reflect not only creativity but also survival, as many families depend on them for their livelihood. The chapter highlights how indigenous skills passed through generations from an essential part of India's cultural heritage. At the same time, it addresses the shift caused by modernization, where traditional crafts move from utility to decorative and commercial spaces. The narrative underscores the need to preserve these crafts as they represent both economic and sustenance and cultural continuity. तो भाई चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्या है, एक सेंचुरी से क्या क्या कर रहा है, कल्चरल आइडेंटिटी भी रिप्रेजेंट कर रहा है और लाइवलीहुड भी कैरी कर रहा है अपने अंदर। यानी कि एक, अब सीधे मैं पंखा ही बोलती हूँ, एक पंखे की बात करें तो ना सिर्फ ये इस पंखे के थ्रू ना सिर्फ किसी की रोजी रोटी कमाने का ये जरिया बन रहे हैं, लेकिन किसी एक कम्युनिटी, किसी एक स्टेट का क्या है, एक तरह से कल्चरल आइडेंटिटी भी है। यानी कि इसको देखकर आपको पता चल जाएगा ये किस कम्युनिटी या किस स्टेट का ये पंखा है। तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट ये कह रहे हैं कि कैसे भाई सेंचुरी से क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी भी शो कर रहा है और लाइवलीहुड भी अपने अंदर लेकर चल रहा है। सो ये जो चैप्टर है ना आपका विंड्स ऑफ चेंज, इसमें हम यही चीज देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे इंडियन क्राफ्ट्स को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि
ये जो पंखे हैं आप यहाँ पर ही देखो इस इमेज में, ये तीनों फैन, 3 तरह के फैन है, देखो ये ना 1 2 3। और ये वाला पंखा कहाँ का है? ये आसाम का पंखा है। ये कहाँ का है? केरला का। ये कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो अब देखो इसकी शेप अलग है, इसकी शेप थोड़ी अलग है, इसकी शेप भी अलग है। ये किसी और मटेरियल से बना हुआ है, ये जैसे कि ये बैम्बू से बना हुआ है, ये पाम लीफ से बना हुआ है, और ये किससे बना हुआ है? ग्रास से बना हुआ है। ठीक है, ग्रास से बना होगा या थोड़ा कपड़ा लगा हुआ भी हमें इसमें दिखाई दे रहा है। और अब क्या हो गया? देखो एक तो इसको बेचकर वो क्या है, उनका घर चलेगा, उनके घर में खाना बनेगा। ठीक है, जो भी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक नीड्स है वो इस पंखे को बेचने की वजह से एक तो आएंगी इनके यहाँ पे। ऑल्सो आसाम की क्या है, एक तरह से आइडेंटिटी, इस पंखे को देखकर ही हम समझ जाएंगे कि कहाँ का पंखा है, आसाम का पंखा है। कहाँ का पंखा है? केरला का पंखा है। तो केरला की कल्चरल आइडेंटिटी दिखा रहा है ना ये कहाँ का पंखा है? उत्तर प्रदेश का है। तो आइडेंटिटी भी कैरी करती हैं ये चीजें ना। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कम्युनिटीज है ना उनके अंदर यही वाला, जैसे आज क्या है, आज अलग अलग तरह के प्रोफेशंस हैं, है ना। और आज कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब इंडिया में क्या होता था कि हर कम्युनिटी में उनकी एक अलग स्किल होती थी, एक अलग आर्ट होती थी उनके अंदर। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना वो सेंटिला वाला, जिसमें वो सेंटिला किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है? वो कम्युनिटी जो कि पॉट मेकिंग का काम करते हैं। तो हमारे इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर कम्युनिटीज हैं, और वो कम्युनिटीज क्या है, उनके अंदर भाई आर्टिसनल कम्युनिटीज कहते हैं हम उन ना, स्पेशली रूरल एरियाज में। यानी कि हर कम्युनिटी का ना अपना एक आर्ट है, कोई पंखे बनाता होगा अच्छा, कोई पेंटिंग्स करता होगा अच्छा, कोई मूर्तियां बनाने का काम करता होगा। तो भाई ये सारे जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीजें हैं, तो सिर्फ ये कम्युनिटी आइडेंटिटी नहीं दिखा रही, उन लोगों के लिए सर्वाइवल का रीजन भी। कितने सारे परिवार हैं जो इस चीज पर डिपेंड है कि भाई उनका जो स्किल है ना, जो आर्ट है, यानी कि लेट से पंखा बनाने वाली आर्ट है, तो पंखा बेचकर ही तो वो अपना जीवन जिएंगे। और तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, हम सीधे कहते हैं पंखा। तो पंखा क्या है? ना सिर्फ एक कल्चरल आइडेंटिटी लेकर चल रहा है, बल्कि बहुत सारी कम्युनिटीज जो कि पंखे बनाती हैं उनका जीवन भी इसी पर चलता है कि वो पंखे बनाएंगे, पंखों को बेचेंगे, तभी उनका घर चलेगा। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, किस तरीके से ये जो क्राफ्ट का काम था ये यूटिलिटी से अभी डेकोरेटिव तक चला गया। यानी कि आप शायद ही बहुत कम ऐसे घर होते हैं अब जहां पर ना ये हाथ वाला पंखा यूज होता होगा, अदरवाइज ज्यादातर अब ये नहीं देखने को मिलता है ना। पहले के जमाने में क्या होता था, इसे एक यूटिलिटी की तरह यूज करते थे कि भाई हमें गर्मी लग रही है, हमें ये वाला पंखा चाहिए। लेकिन अब तो सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए रह चुका है। लेकिन हमें जरूरत है, या फिर गवर्नमेंट को जरूरत है कि किस तरीके से वो इस आर्ट को प्रिजर्व कर सके। क्योंकि देखो बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं भाई, वो लोग तो इसी पे डिपेंड है ना, कि अगर ये आर्ट फॉर्म, ये वाला अगर क्राफ्ट जो है ये अगर खत्म हो गया, तो फिर ऐसी बहुत से कम्युनिटीज जो सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं कि भाई उनका घर इसी को करने से चलेगा, और कोई इस चीज में वो स्किल्ड नहीं है, और कोई काम उन्हें आता नहीं है, वो बेस्ट अपना यही काम कर सकते हैं। तो भाई गवर्नमेंट को भी तो जरूरत है ना कि वो इस आर्ट को, इस क्राफ्ट को क्या करे, प्रिजर्व करे। इस पूरे चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, कैसे अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके यहाँ के अलग अलग पंखे हैं, फिर वो पंखे कैसे बनते हैं, किस चीज से बनते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा पढ़ना ना पड़े। आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना सारी चीज़ें आप यहीं पे ही सीख लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड पंखा कम्स फ्रॉम द वर्ड पंख। तो ये जो वर्ड है पंखा किस शब्द से आया? पंख से आया। किसका पंख? बर्ड का पंख। ठीक है, फेदर ऑफ अ बर्ड। बहुत पुराने जमाने में ना इंडिया में बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल फेदर फैंस बना करते थे, यानी कि छोटे छोटे चिड़ियों के पंख से ही ना पंखा बना दिया करते थे, और उसका नाम इन्होंने दिया था पंखी। क्या बोलते थे उसे? पंखी बोलते थे। अब ये जो पंखा है ना, इसके एविडेंस यानी कि इसके सबूत कहाँ पर देखने को मिला? ये मिला अजंता की केव्स में। ठीक है, तो अजंता की केव्स में ना इसके वो बने हुए हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं। किसकी पेंटिंग्स बनी हुई है?
पंखी जो पंखा होता था ना, यानी कि पंखे का नाम है पंखी। किससे बना है ये? स्मॉल फेदर से, बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं उससे बना है। और इसका एविडेंस कहाँ मिलता है हमें? अजंता केव्स में मिलता है। ओके, पहले के ज़माने में जो पंखे थे वो टेम्पल्स में यूज़ किए जाते थे। किस लिए यूज़ किए जाते थे? डेइटीज़, यानी कि भगवानों की जो मूर्ति होती है ना, उनको हवा करने के लिए। इवन राजा महाराजाओं के रॉयल कोर्ट्स में भी मिलते थे, ताकि राजा महाराजाओं को कंफर्ट दिया जा सके उनको ऐसे हवा करने के लिए ना। They varied greatly in size from very small ones to large fans that required considerable strength to move. अब देखो, इसका एक तो यूज बता दिया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता था। घरों में तो होते ही थे, साथ में मंदिरों में भी हो रहे हैं और राजा महाराजाओं के महल में भी यूज हो रहे हैं पंखे। और इनके साइज ही बड़े अलग अलग होते थे। जैसे हमने सबसे पहले पंखे के बारे में पढ़ा, उसका नाम था पंखी, और वो बहुत छोटे चिड़ियों के पंखों से बना करता था। तो इनके साइज भी वेरी करते हैं, बहुत छोटे से छोटा पंखा से लेकर इतने बड़े बड़े पंखे भी होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए हिलाने के लिए उन पंखों को। फिर क्या होता है आगे? ओवर टाइम पंखास बिकेम इम्पॉर्टेंट कल्चरल ऑब्जेक्ट एंड वर मेड अक्रॉस एंड वर ट्रेड अक्रॉस रीजन्स। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो पंखे थे ना, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट कल्चरल ऑब्जेक्ट बन गए और पूरे रीजन्स में क्या इनका ट्रेड होने लग गया, बिजनेस होने लग गया, इनका बेचने लग गए इन्हें। डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया डेवलप्ड देयर ओन स्टाइल यूजिंग मटेरियल सच एज बैम्बू, केन, पाम लीव, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर। तो अब क्या हुआ, इंडिया के हर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में सबका अपना एक अलग स्टाइल हो गया इस पंखे को बनाने का। और क्या क्या चीज़ों से पंखे बना करते थे? कोई बैम्बू से बना रहा है, कोई केन से बना रहा है, कोई पाम लीफ से बना रहा है, कोई सिल्क से बना रहा है, कोई ब्रास से, कोई लेदर के पंखे बना रहा है, कोई चांदी के पंखे बना रहा है। मुझे लगता है चांदी के पंखे तो राजा महाराजाओं के रॉयल कोर्ट्स में हुआ करते होंगे। इन राजस्थान फैंस आर डेकोरेटेड इन एपिलिक वर्क एंड जरदोजी एम्ब्रॉयडरी। तो राजस्थान में कैसे? एपिलिक वर्क होता है, ऐसे ना कपड़े के ऊपर कपड़ा सिल के बनाते हैं। तो इस तरह के पंखे हुआ करते थे और उस पे जरदोजी का एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी। ये राजस्थान के पंखों की पहचान है। फिर गुजरात में ना कॉटन के पंखे बनते थे और उसके ऊपर ना शीशे का काम होता था, मिरर वर्क करते थे, कलरफुल बीड्स होते थे, उनसे डेकोरेट किया जाता था। आपने कभी, अगर आपके स्कूल्स वगैरह में भी अगर फंक्शन होता है और राजस्थान, आपने गुजरात की अगर कॉस्ट्यूम देखी हो, तो उनकी कॉस्ट्यूम पे ना ऐसे छोटे छोटे मिरर वर्क लगे हुए आते हैं, उससे उनकी पहचान भी होती है। यानी कि वहाँ पर ज़्यादा काम लोग पसंद करते हैं मिरर वर्क का। ठीक है, तो गुजरात के पंखों की क्या पहचान है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है कि भाई वो मिरर वर्क यूज़ करते हैं और बीड्स ना, छोटे छोटे से मोती वगैरह और शीशे लगाकर अपने पंखों को सजाते हैं। आर्टिसंस इन वेस्ट बंगाल क्रिएट डेलिकेट फैंस फ्रॉम सोला एंड पाम लीव्स। अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे सोला पाम लीव्स से, यानी पत्तियों से पंखे बनाते हैं और इन पंखों का नाम है तालपत्र पंखा। वैसे ही बहुत अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया। हर जगह के अपने डिस्टिंक्टिव, यानी कि बहुत ही अलग, बहुत ही खास पंखे बनाए जाते हैं। Tribal communities also craft fans using grass, metal cane and palm leaves, often decorating them with geometric pattern. तो भाई ट्राइबल कम्युनिटीज कौन सी होती हैं? जो कि ऐसे शहर से एक अलग ही अपनी लाइफ जीते हैं। ज़्यादातर वो कंट्री साइड, यानी कि जंगलों जैसे के आसपास जैसे एरिया में रहते हैं। और हर ट्राइबल कम्युनिटी का ना अपना एक स्किल होता है, एक क्राफ्ट होता है, एक टैलेंट होता है। तो जो स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके पंखे कैसे होते हैं? बड़े क्राफ्टेड से होते हैं। किस चीज़ से बनाते हैं? वो ग्रास, मेटल केन, पाम लीव्स से बनाते हैं और फिर उनको सजाते हैं, जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाते हैं उसके ऊपर ना, जैसे कि ढेर सारे फूल पत्तियां बना देंगे या कुछ एनिमल्स के प्रिंट हो जाएंगे, इस तरीके के प्रिंट का वो पंखे बनाते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, the everyday use of पंखा has declined and they are now mainly decorative handicrafts. तो क्या हुआ कि पहले तो देखो पंखों का इस्तेमाल होता था यूटिलिटी की तरह ना, एक मतलब ज़रूरत की तरह कि हमारे काम है, गर्मी लग रही है तो पंखा कर रहे हैं। अब क्या है, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, तो पंखों का इस्तेमाल कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास फैंस हैं, टेबल फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, वॉल माउंट फैन हो गया, या कूलर हो गए, या फिर एसी हो गए। तो अब क्या है, पंखों का इस्तेमाल वैसे भी कम हो चुका है। और अगर कहीं पर पंखों थोड़े बहुत यूज़ हो भी रहे हैं तो सिर्फ डेकोरेटिव हैंडीक्राफ्ट की तरह, मतलब ना सजाने वजाने के काम हम लेने लग गए उन्हें।
However, this craft still provides livelihood to many artisans. लेकिन अभी भी भाई ये जो क्राफ्ट है ना, बहुत सारे लोगों की आजीविका बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के जीने का रीज़न है भाई, क्योंकि वो अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, खाएंगे पिएंगे कहाँ से। Efforts such as workshops and handicraft exhibitions are helping to preserve and promote this traditional art form. तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, या फिर जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो किस तरीके से इस आर्ट फॉर्म को कैसे प्रिजर्व कर रही है, कैसे बचा रही है। इस तरीके से बचा रही है, कभी वर्कशॉप्स लगा देते हैं इनकी ना, कभी एग्जीबिशन लगा देंगे कि जैसे आपने देखा होगा प्रगति मैदान में भी ना हर साल क्या होता है, एग्जीबिशन लगता है, जहाँ पर हमारे इंडिया से भी अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं अपने यहाँ की चीज़ें बेचने, और बाहर की कंट्री से भी लोग आते हैं चीज़ें बेचने ना, तो इन्हीं को बोलते हैं एग्जीबिशन। तो इसी तरीके से ना इनका भी एग्जीबिशन लगाया जाता है, ताकि फिर क्या है, आप या हम मेरे जैसे हम लोग क्या है जाकर इनको देखें इन एग्जीबिशंस में, और ये फैंस हम खरीदें। क्योंकि हमने इससे पहले बात की थी ना कि आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो इसी स्किल पर डिपेंड हैं, और अगर ये आर्ट फॉर्म, ये अगर क्राफ्ट ख़त्म हो जाएगी हमारे देश से, तो फिर बहुत सारे लोगों का घर नहीं चलेगा, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना। The central theme of this rich cultural heritage of India reflected through traditional crafts and that the need to preserve them. तो हमारे जो सेंट्रल थीम है ना इस चैप्टर का, वो यही है कि भाई एक तो देखो इंडिया का कितना रिच है ना, इंडियन जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे यहाँ पर कितने तरीके के डांस फॉर्म्स हैं, कितने तरीके के खाने हैं, कितने तरीके के ड्रेसेस हैं, और वैसे ही कितने ही तरीके के हमारे ये जो आर्टिशन वर्क होता है, ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, हर स्टेट का अलग अलग है। जैसे मैं खाने की ही बात कर लूँ तो आप देखो साउथ इंडियंस अलग तरीके का खाना खाते हैं, और राजस्थान के लोग अलग तरीके का खाना बनता है, गुजरात में अलग तरीके का खाना बनता है। वहीं ड्रेसेस की बात करें तो गुजराती अलग ड्रेस पहनते हैं, राजस्थानी अलग ड्रेस पहनते हैं, साउथ इंडियंस आप ड्रेस से भी पहचान जाओगे। तो हर स्टेट और हर कम्युनिटी क्या है, हमारे यहाँ का कल्चरल हेरिटेज को ऐसे दिखाती है कि भाई कितना डिफरेंट है ना, मतलब इंटीग्रेटेड है हम लोग ना, कितने ज़्यादा एक तरह से बिल्कुल अलग अलग होने के बावजूद भी हम क्या है कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और एक दूसरे की चीज़ों को हम पसंद भी करते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया तो है ही इतना रिच कल्चरल हेरिटेज में। ओके, एंड ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं ये कितने ज़्यादा ये अच्छे भी हैं, और हमें इन्हें प्रिजर्व भी करना चाहिए, राइट। वरना अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो ये आर्ट फॉर्म धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और जो फैमिलीज़, जो कम्युनिटीज़ इस पे डिपेंड है, उनकी लाइफ भी प्रॉब्लम में आ जाएगी। The passage conveys that traditional art form like pankha making should be valued, preserved and promoted to sustain cultural identity and support artisan livelihood. तो इस चैप्टर के थ्रू हमें ये कन्वे किया जा रहा है मैसेज कि भाई ये जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है ना, जैसे कि पंखा बनाना है, इस चैप्टर में तो हम पंखा बनाने की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ पे कितने सारे आर्ट फॉर्म है ना, जैसे कि कई जगहों पर शॉल्स बनाने का काम होता है, कई जगहों पर सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स बनाने का काम होता है, कई जगहों पे पॉट मेकिंग का काम होता है। वैसे ही इस चैप्टर में हमने पढ़ा पंखा मेकिंग का काम। तो हमें इस तरह का जो आर्ट फॉर्म है, इस तरीके का जो ट्रेडिशनल आर्ट है, इस तरीके का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, इसे हमें वैल्यू करना चाहिए, इसे हमें बचा के रखना चाहिए, इवन प्रमोट भी करना चाहिए, ताकि देखो एक कल्चरल आइडेंटिटी तो बच ही रही है, सस्टेन हो ही है, साथ में जो कम्युनिटीज़ में यही सारे काम होते हैं उन्हें लाइवलीहुड भी तो प्रोवाइड करना है ना। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी हमारे देश से, तो फिर ये ऐसे लोग जो सिर्फ यही सब काम करते हैं, यही स्किल्स करते हैं, तो भाई वो खाना कहाँ से खाएंगे, वो जिएंगे कैसे। तो हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट को प्रमोट करना चाहिए। आई होप you like the story and you like the explanation also. God bless you. Take care. Bye bye.